बच्चे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, उनके बीच में रिलेशन निकाला था, पार्टिकल एक्सेलरेशन हमने डिराइव किया था, उसके थ्रू होते हुए हमने वेरिएशन ऑफ स्पीड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का था, ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी थी, न्यूटन फॉर्मूला, फिर लैपलेस करेक्शन, और इनसे होते हुए जो जो फैक्टर्स थे जो वेलोसिटी को इफेक्ट कर रहे थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए थे। इसी के अंदर एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स आया था। आज का जो अपना टॉपिक आता है वो आता है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव बेसिकली क्या है, हमारे पास अगर किसी एक स्ट्रिंग के अंदर दो एंड से सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड के साथ वेव ट्रैवल करेंगी। ये हमारे पास हमने क्या लिए हैं बच्चे, दो एंड्स लिए हैं, यहां से ये हमने मीन पोजीशन बना ली है। अगर इधर से एक हमारे पास वेव ट्रैवल करती है, अगर हमारे पास हम क्या बोल रहे हैं, इधर से एक वेव ट्रैवल करती है ऐसे, ठीक है, मान लो एक ऐसे वेव ट्रैवल कर रही है, और एक दूसरी वेव है जो सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड की हो और वो इस साइड से ट्रैवल कर रही हो, ठीक है। अब यहां देखो, यहां एक पॉइंट हो सकता है कि अगर हम इसका डिस्टेंस देखो, इसमें जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो बिल्कुल इस तरीके से लें, दोनों स्ट्रिंग्स इस दोनों फिक्स्ड एंड्स के बीच में, कि वो प्रॉपर एक वेवलेंथ को कवर कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहां पे एक दूसरा एंड यहां रख लेता तो प्रॉपर एक वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के डिस्टेंस पे होता सब कुछ, ऐसे ही होगा। ये बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर ऐसा होता तो उसके हिसाब से अपनी वेव जाएगी। अब यहां से अगर हम एक वेव भेजते हैं, ये गई है वेव इधर को, एक मैंने वेव भेजी इधर को, ठीक है, तो ये हमारे पास आया t इज इक्वल टू 0 टाइम। यहां पे जब ये दोनों वेव, एक कहां जा रही है, लेफ्ट टू राइट, और एक वेव आ रही है राइट टू लेफ्ट, ये दोनों वेव अगर सुपर इंपोज करेंगी तो यहां पर नेट एम्पलीट्यूड जो आएगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। जो y बनेगा वो y1 प्लस y2 बनेगा कि नहीं? ये बात समझ में आई? ये कैसे हुआ है? बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सीधी सी बात होती है, हमारे पास क्या है, जिस टाइम पे एक वेव लेफ्ट टू राइट जा रही है, एक वेव राइट टू लेफ्ट जा रही है, दोनों में जहां क्रेस्ट पर क्रेस्ट और ट्रफ पर ट्रफ आएगा वहां पर क्या होगा, सुपरपोजिशन होगा। नेट रिजल्ट जो निकलेगा अलजेब्रिक सम ऑफ बोथ वेव्स निकलेगा। यहां पर इन पॉइंट्स पे ध्यान दो, ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं बच्चे, नोड्स, और इन वाले पॉइंट्स को हम कहते हैं एंटी नोड्स। नोड्स क्या होते हैं, वो वाले पॉइंट जहां पर हमारे पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे हैं, और जो एंटी नोड्स हैं वहां पर पार्टिकल्स क्या है, अपने मीन पोजीशन से डिस्टर्ब्ड है, इधर उधर है। क्लियर बात है ये? अब इसके ना केसेस को डिस्कस करते हैं एक बार। यहां देखो, जब हमारा फर्स्ट केस जो अभी हमने बात करी है वो यही था, t इज इक्वल टू 0 से ये वाली वेव जो यहां एक डॉटेड है और एक डार्क वेव, डार्क कलर से रिप्रेजेंट करिए, ये जो डॉटेड वाली है वो जा रही है राइट टू लेफ्ट, बोल्ड वाली जा रही है लेफ्ट टू राइट दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज कर रही है, और रेड वाला हमारा रिजल्टेंट वेव हमें मिल रही है। लेकिन अगर t इज इक्वल टू 1/4 देखें, t इज इक्वल टू 1/4 का मतलब यहां पे क्या हो गया, हमारे पास इस जगह पे हमारे पास जो वेव है उसका 1/4 हिस्सा यहां से स्टार्ट हुआ है, और दूसरे वाली का भी 1/4 हिस्सा यहां से शुरू हुआ, पूरी वेव का 1/4 पार्ट। तो अगर हम टोटल टाइम के अंदर लेमडा वेवलेंथ भेज रहे थे, 1/4 पार्ट के अंदर 1/4 लेंथ ऑफ वेव जाएगी कि नहीं? और ये जब जा रही है, देखो ये यहां से आते हुए इधर पहुंची और इधर से इधर, तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे पे क्रेस्ट और ट्रफ एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर रही है दोनों की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है। डिस्ट्रक्टिव में क्या, ऊपर कंस्ट्रक्टिव था जो क्रेस्ट पे क्रेस्ट और ट्रफ पे ट्रफ आ रहा था। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा तो हमारे पास क्या बनेगी, एक फ्लैट स्ट्रिंग मिल जाएगी, हमें नेट रिजल्टेंट 0 आएगा। समझ में आई? ऐसे ही 2t/4 अगर करेंगे तो उस केस में ये स्ट्रिंग गई यहां से और वो चला इधर से, तो दोनों ऐड ऑन हो रहे हैं, सीधा सा समझ में आ रहा है ये। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इस तरीके से एक पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलते रहेंगे हमारे पास। हम इसी को किसी टाइम पे मॉर्निंग में वापस से करके देखेंगे अपनी एंड से, अपने जितना हो सकेगा प्रैक्टिकली इसको बाहर विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे स्ट्रिंग बांध के, तो ये चीजें हमें दिख भी जाएंगी, ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकल है। इसी तरीके से वेव्स जनरेट होती हुई हमें दिखेंगी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं एक बार इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव्स क्या रहेंगे? The total energy associated with a stationary wave is twice the energy each of incident and reflective wave. क्या है बच्चे यहां पे? The total energy associated with stationary wave is twice the energy
ऑफ ईच ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। क्या हुआ भाई, हमने बात करी थी कि जो हमारे पास इंसिडेंट वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है, ये क्या बात हुई अब, ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का क्या लॉजिक है, अब इसको समझना। अभी जब हमने स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स की बात करी, मैंने कहा एक वेव जो लेफ्ट टू राइट जा रही है, एक राइट टू लेफ्ट आ रही है, एक ही टाइम पे दो वेव्स आई कहां से थी, उसको समझने के लिए इमेजिनेशन में आओ एक बारी। मान लो यहां पे एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, स्ट्रिंग है, मैंने यहां से उस स्ट्रिंग को क्या किया, मैंने यहां से एक पल्स जनरेट करी, या फिर मैं कॉन्टिन्यूसली एक वेव भेज रहा हूं यहां से, तो यहां से वेव जा रही है। अब वो जाती हुई वेव उस एंड पे टकराएगी, टकरा के रिफ्लेक्ट होगी। जब यहां से जो वेव जा रही है वो बंद नहीं हुई है, वहां से जो टकरा के आ रही है वो भी आ रही है, तो दो वेव्स बन गई हैं यहां पे। जिस फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के साथ ये जाने वाली वेव थी, सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड के साथ वो रिफ्लेक्टेड वेव आएगी कि नहीं, लेकिन फर्क किसका पड़ सकता है, फेस का। फेस डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, यहां से जो वेव जा रही है और जो वहां से वेव आएगी उनके अंदर फेस डिफरेंस आ सकता है। इसको समझने के लिए इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, एक बार देखो जरा। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ये एक फिक्स पॉइंट है, यहां से मैं एक पल्स जनरेट करूंगा, इस चीज पे ध्यान देना। यहां से जब हमने एक पल्स भेजी है तो वो दिख रहे, वो कहां से गई, जो पल्स ऊपर से जा रही है वो नीचे होके वापस आ रही है कि नहीं, एग्जैक्टली 180 का फेस रिवर्स हो रहा है। तो जब हमारे पास वेव रिफ्लेक्ट करके आ रही है तो वो क्या कर रही है बच्चा, वो फेस रिवर्सल के साथ आती है। ठीक है, अगर मैं यहां कॉन्टिन्यूअसली ऑसिलेशन स्टार्ट करूं तो देखो जाने वाली वेव जो उधर से आ रही है और आने वाली एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज कर गई। अब अगर जो सुपर इंपोज कर गई है तो यहां पे अभी देखना ओवर द टाइम चेंज आ गया, और अभी देखना एक सर्टेन टाइम के बाद यहां फ्लैट स्ट्रिंग बनेगी। क्यों बन रही है ये, बीच में एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है, एक टाइम पे एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है, वो इसीलिए होता है यहां पे क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव दिखा, वो फ्लैट स्ट्रिंग हुआ और वापस से शुरू हुई। वो क्या हुआ था, एक बार रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव दोनों के दोनों सेम फेस में थे। जब सेम फेस में थे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का। लेकिन एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा जब इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव आउट ऑफ फेस हो जाएंगे, क्रेस्ट पे ट्रफ आएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और एक फ्लैट स्ट्रिंग मिलेगी। ये समझ रहे हैं, ये क्लियर है, ये ओवर द टाइम होगा ही होगा। यहां जो मैं बोल रहा हूं कि हम मॉर्निंग में विजुलाइज करेंगे, क्योंकि हमें उसको स्लो मोशन में विजुलाइज करना पड़ेगा और स्लो मोशन नेचुरल लाइट में ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड होगा। तो हम स्ट्रिंग बांध के करके देखें। गिटार को अगर जो कोई किसी के पास गिटार है, अगर उसकी स्ट्रिंग को जब देखोगे तो उसके अंदर जब वाइब्रेशंस आती हैं वो एग्जैक्टली इसी तरीके से चलती है। उसके अंदर रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट दोनों सुपर इंपोज करके अलग अलग तरीके से वाइब्रेशंस जनरेट करती है। ये वाला पार्ट समझ में आया है सबको। अब हमारे पास देखो, जब इंसिडेंट वेव जा रही है और रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है, दोनों के दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब एनर्जी सेम है। अगर एनर्जी सेम है जाने वाली वेव और आने वाले की, टोटल एनर्जी कहां आ रही है, टोटल एनर्जी तो जाने वाली और आने वाली वेव के सुपर इंपोजिशन से बन रही है कि नहीं। तो सुपर पोजिशन से अगर जो बन रही है तो वहां पर टोटल एनर्जी डबल हो गई दो वेव्स का मिला के। तो हम उसी चीज को ये लिख सकते हैं इस तरीके से कि जो स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव होगी उसकी एनर्जी ट्वाइस होगी इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड वेव के। सीधी बात है ये, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स इन द मीडियम इन अ स्टैंडिंग वेव विच आर परमानेंटली एट रेस्ट, दीज आर कॉल्ड नॉड्स। ये जो बीच वाले पॉइंट्स है वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेंगे, इनको हम क्या कह रहे हैं, नॉड्स। और कुछ जो डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव नॉड्स इज लैम्डा बाय 2, यही दिख रहा है, दो नॉड्स के बीच में जो ये डिस्टेंस है कितना, लैम्डा बाय 2, वेवलेंथ का हाफ। देयर आर सर्टेन अदर पॉइंट्स इन द मीडियम इन अ स्टैंडिंग वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इन which is maximum, these are called एंटीनॉड्स। एंटीनॉड्स क्या थे, ये वाले एंड्स जहां पर हमेशा वाइब्रेशंस जो है वो मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है, उसको एंटीनॉड कहेंगे। The amplitude of vibration of particle varies from 0 at nodes to maximum at antinodes। सीधी सी बात है, ये भी क्या हो रहा है, वाइब्रेशन 0 से स्टार्ट होके नॉड पे 0, एंटीनॉड पे मैक्सिमम, नॉड्स पे 0, एंटीनॉड्स पे मैक्सिमम, इसी तरीके से चलेगा,
है ना। वाइब्रेशन या ऑसिलेशन किस तरीके से स्टार्ट हो रही है, दे विल स्टार्ट फ्रॉम नॉड रीचेस टू मैक्सिमम एट एंटी नॉड, और उसी तरीके से वो कंटिन्यू होते रहेंगे। फिर हमारे पास है बच्चा ट्वाइस ड्यूरिंग ईच वाइब्रेशन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम पास साइमल्टेनियसली थ्रू देयर मेन पोजीशन। यही हो रहा है, हर एक वाइब्रेशन में पार्टिकल 2 बार अपनी मेन पोजीशन को क्रॉस करता है। यही होता है ना, अगर हमारे पास यहां से सिंपल अगर अपने ऑसिलेशन की बात करें, क्योंकि देखो वाइब्रेशन है ऑसिलेशन है सेम ही तरीके से काम करेगा। अगर अपने पास इसकी बात करें, ये अपने पास मान लो ये यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होगा, बीच में मीन पोजीशन आएगी, एक बार गया वापस आया, तो एक बार जाते हुए मीन को क्रॉस किया, एक बार आते हुए मीन को क्रॉस किया। तो हर वाइब्रेशन के अंदर जो पार्टिकल रहेगा वो 2 बार मीन पोजीशन को सिंगल वाइब्रेशन में क्रॉस करेगा। सिंपल कैरेक्टरिस्टिक से समझ में आ रहा है बच्चे ये। स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग आर नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब हम क्या बात कर रहे हैं, स्टैंडिंग वेव एंड नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में एनालिटिकल ट्रीटमेंट है। यहां पर उसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं जो हमने अभी बात करी थी। देखो मैंने यहां कराते हुए तुम्हें एक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बारे में बात कर ली थी, बोर्ड पे जब मैं बना रहा था मैंने कहा था कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या लेंथ बिटवीन द 2 फिक्स पॉइंट, उससे भी कुछ फर्क तो पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा उसको डिस्कस करते हैं। यहां पर एक एंड है ये, एक एंड है ये, जिनके बीच में हम वेव भेज रहे हैं, ठीक है। y1 गई इंसिडेंट वेव, y2 आ रही है रिफ्लेक्टेड वेव। यहां पे x इज इक्वल टू 0 और यहां x इज इक्वल टू l, जो टोटल लेंथ तक जा रही है हमारे पास। When we send a continuous sinusoidal wave of certain frequency along a string stretched between 2 clamps from left to right, it is reflected and reaching the right end. The reflected wave traveling from right to left overlaps the wave traveling from left to right. This process of many overlapping traveling waves goes on which interfere with each other. ये वही बात है जो हमने अभी डिस्कस करी। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज होंगे, जो हमने विजुलाइज किया था, और वो कॉन्टिन्यूसली एक सर्टेन तरह की वेव हमें आउटपुट के तौर पे देते रहेंगे। तो फेस रिवर्सल भी देख लिया था हमने, फेस रिवर्सल ऑफ पाई इन y2 ऑन रिफ्लेक्शन एट फिक्स्ड एंड p। ये क्लियर है, जब हमारे पास ये y1 गया तो उधर से आते हुए y2 180 डिग्री के फेस रिवर्सल के साथ आती है, वेव जाएगी और 180 डिग्री पे फेस रिवर्स करके आएगी। क्लियर है ये बात। यहां पर हमारे पास बच्चा देखो, जो मल्टीपल ओवरलैप्स हो रहे थे, इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते जाते हैं, उसी फिनोमेना को हम क्या कह रहे हैं, इंटरफेरेंस हो रहा है। कौन से ओवरलैप, बेसिकली इंसिडेंट वेव का और रिफ्लेक्टेड वेव का जो ओवरलैप है। लेट द वेव पल्स मूविंग ऑन द स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, y of xt is equal to r sin omega t minus kx। इस इक्वेशन के बारे में सबको पता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के नोटेशन है। अब यही वेव अगर रिफ्लेक्ट करके आएगी तो क्या होगा, 180 का फेस रिवर्सल। तो उसे हम क्या लिख रहे हैं, देखो जरा, हमने कहा द रिफ्लेक्टेड वेव पल्स विद द फेस चेंज ऑफ पाई रेडियंस इज गिवन बाय y2 इज इक्वल टू r sin omega t प्लस kx प्लस पाई। माइनस था प्लस हो गया, क्यों, पहले x की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट जा रही थी, अब उसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट आ रही है। एक तो वो फर्क आ गया, दूसरा जो हमारे पास पाई का फेस रिवर्सल आया। समझ में आई ये बात, जो फाई नॉट होता था यहां पे वो पाई आ गया। डन, माइनस एक्स की जगह प्लस एक्स और पाई का फर्क तो हमारे पास आ गया। अब एक बात बताओ बच्चे, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स बन गया। क्लियर है ये, ठीक बात है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y एट टाइम t एंड पोजीशन x इज गिवन बाय क्या रहेगा बच्चा, दोनों का सम y1 xt प्लस y2 xt है ना। y1 की वैल्यू डालते हैं, r sin ओमेगा t माइनस के एक्स माइनस r sin ओमेगा t प्लस के एक्स। ये माइनस समझ में आया ना, क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड वेव थी वो नेगेटिव निकल के आई थी अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। r कॉमन लेते हैं, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला बना दूं मैं। साइन c माइनस साइन d के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अगर इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन c माइनस साइन d वाला सीधा सीधा फॉर्मूला डालते हैं तो क्या बनेगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, यही रहेगा।
cos c प्लस डी बाई टू। सी क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, डी क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स। दोनों को ऐड करेंगे, के एक्स कट गया, ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी बाई टू इज ओमेगा टी। तो cos ओमेगा टी बन गया, और c माइनस डी करेंगे तो क्या बनेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, के एक्स ऐड हो जाएगा। डन है ये, किसी को दिक्कत है इसमें? ठीक है, माइनस टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये वाला ठीक है बच्चे, फॉर्मूला पता है सबको। अब y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू माइनस टू आर साइन के एक्स। मैंने क्या किया यहाँ पे, जो ये साइन के एक्स था और 2r था वो कांस्टेंट अलग लिख लिया, cos ओमेगा टी अलग, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये तो सारी कांस्टेंट है ना। तो ओमेगा टी सिर्फ वेरिएबल है। दिस रिप्रेजेंट अ स्टैंडिंग वेव, दिस रिप्रेजेंट्स अ स्टैंडिंग वेव। एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, जब x की वैल्यू 0 रहेगी तो क्या रहेगा, y इज इक्वल टू माइनस टू आर कॉस ओमेगा टी साइन केस x की वैल्यू 0, तो क्या बन गया 0। जब क्या बात करी हमने, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 रहेगी। अगर x की वैल्यू 0 रहेगी, x की वैल्यू 0 रहेगी तो y भी 0 है स्टार्टिंग पॉइंट पे। वही हमने अभी प्रूफ किया कि अपने पास जो जाने वाली वेव थी और जो रिफ्लेक्ट होके आने वाली वेव है, ये जब सुपर इंपोज करेंगे तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट निकला है, अभी हमने किया वो क्या निकला, माइनस टू आर साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी आया कि नहीं। और जब हमने x की वैल्यू 0 डाली, x की वैल्यू 0 मतलब ये जो स्ट्रिंग है इस तरफ को मूव कर रही है, यहां पर x इज इक्वल टू 0 से शुरू होकर x इज इक्वल टू l तक के डिस्टेंस पे मूव कर रही है वो। क्लियर है, ये स्ट्रिंग की लेंथ है एक तरह से, x इज इक्वल टू l। तो जब हमने x की वैल्यू 0 डाली तो y भी हमारे पास आया 0। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, नॉट। क्लियर है, ये बात समझ में आई है? दिस एंड इज नॉट, जहां पर x इज इक्वल टू 0 है। एट द अदर एंड, अदर एंड पे क्या बनेगा, यहां से दूसरे एंड पे x की वैल्यू l डल जाएगी, तो l की टर्म्स में लिख देंगे उसे। अपने पास बनेगा एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन x इज इक्वल टू l, y इज इक्वल टू माइनस टू आर कॉस ओमेगा टी साइन के l। यही बना कि नहीं बचा, है ना। तो ये जब 2r cos ओमेगा टी साइन के l बना, एज दिस एंड इज फिक्स्ड, y की वैल्यू 0 तब आ जाएगी। क्यों हुआ ये 0? ये 0 कब हुआ, दूसरे एंड के लिए। दूसरे एंड के लिए क्योंकि हमने क्या किया था, स्ट्रिंग को फिक्स किया था। स्ट्रिंग अगर फिक्स थी तो वहां पे y तो आ ही नहीं सकता, है ना। तो अगर y 0 आ गया है तो दिस एंड इज ऑल्सो नॉट। और ये 0 कैसे आ सकता है, ये 0 आएगा अगर हमारे पास, इस वैल्यू पे ध्यान देना बेटा, अगर मैं बोल रहा हूं इस एंड पर भी स्ट्रिंग फिक्स होने की वजह से अपने पास क्या आ रहा है, नॉट जनरेट हो रहा है, तो दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू 0 इवन एट x इज इक्वल टू l, होनी चाहिए कि नहीं। और ये अगर वैल्यू 0 है तो मैं साइन ऑफ के एक्स, साइन के एक्स को 0 के साथ इक्वेट करूं तो के एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब x की जगह मैंने क्या डाल दिया था, l, और 0 कब आता है, साइन 0 कब होता है, 0 पे, और 180 पे, 360 पे, या मैं सीधा कहूं n पाई पे। साइन साइन हटके के एल इज इक्वल टू एन पाई बन सकता है कि नहीं। तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू n पाई बाय l की टर्म्स में निकल सकती है। किसी को इस चीज में परेशानी है ना, यहां तक समझ में आया। अब एक और देखो बच्चों, जो k है हमारे पास, k था क्या, जब हमने वेव स्टार्ट किया था हमने बात करी थी, k क्या था बच्चा, 2 पाई बाय लैम्डा। k क्या था, 2 पाई बाय लैम्डा। जो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑसिलेशन के अंदर वेव की इक्वेशन आई थी, वहीं से हमने 2 पाई बाय लैम्डा को k से रिप्लेस किया था वेव्स करते हुए। तो अगर मैं यहां पे 2 पाई बाय लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर दूं, 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स l इज इक्वल टू n पाई, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से 2l बाय लैम्डा इज इक्वल टू n बना कि नहीं, n बन रहा है। अगर मैं लैम्डा उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एक बात समझ में आ रही है, n लैम्डा के इक्वल 2l आ गया, n लैम्डा के इक्वल हमारे पास 2l आ गया है। या मैं l को लिख लूं या लैम्डा को लिखते हैं, काम करो, n मैं डिवाइड करूं 2l, ऐसा बना कि नहीं। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, अगर मैं इनिशियली n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो मेरे पास वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ रही है, 2l। 2l का मतलब क्या हुआ, जितनी लंबी स्ट्रिंग थी उससे डबल वेवलेंथ हो गई है।
तो यानी कि उस वेव का आधा हिस्सा एक वेव बना रहा है। आधा हिस्सा कैसे बनाएगा? आधा हिस्सा बनाएगा, अगर ये टोटल लेंथ है तो सिर्फ क्रेस्ट या सिर्फ ट्रफ बनेगा कि नहीं? समझ में आई है बात? ये दोनों साइड में जब एंड पे फिक्स्ड है, मतलब एक साइड में फिक्स है, एक साइड में x इज इक्वल टू 0 की वजह से नॉट क्रिएट हुआ, सुपरपोजिशन हुआ, तो हमारे पास जो वेव हमारे पास बनी है वो कैसी बनेगी? n इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन आएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 2l/n। समझ में आया? ये पता चला है? यहां तक क्लियर था? मैंने अब क्या कहा था? n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करी और उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्लियर है? फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के अकॉर्डिंगली क्या हुआ यहां पे हमारे पास? लैम्डा 1 इज द वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव कॉरेस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1, और वो हमारे पास निकली l इज इक्वल टू λ/2 या लैम्डा इज इक्वल टू 2l। तो इस तरीके की वेव जनरेट हुई कि नहीं? ये समझ में आई है? 2 मिनट बचा। क्लियर है यहां तक? पक्का? ऐसे ही फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकालूं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चा? वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी बाय वेवलेंथ की वैल्यू 2l थी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू √T/m भी था अपने पास। स्ट्रिंग के केस में याद करो, कल हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर फॉर्मूलास लिखे थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी विच इज इक्वल टू √T/m अपॉन 2l। 1/2l बाहर, √T/m, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए। किसी को परेशानी इसमें? ठीक है। द फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ν1 of the string in this mode is minimum and is called fundamental frequency. The sound or note so produced is called fundamental note or first harmonic. क्लियर है ये? किसी को दिक्कत इसमें? बात समझ में आई है ना बच्चा? अब सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा? n की वैल्यू 2 डाल देते हैं, जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया उसी के अंदर n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो λ2 be the wavelength of the string set up on the string corresponding to n is equal to 2. तो λ2 is equal to 2l/2। l आ गया। l आ गया मतलब वेव की जो अपनी लेंथ बनेगी सुपर इंपोज होकर जो नई वेव जनरेट हुई है वो पूरी लेंथ के बराबर। पूरी लेंथ के बराबर मतलब एक पूरी वेव आ गई, क्रेस्ट और ट्रफ के साथ आई कि नहीं? ये बात समझ में आई है ना? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, पूरी वेवलेंथ बन गई, या एक ट्रफ एक क्रेस्ट बनता तब भी वेवलेंथ बनती। डन है? इसी के बेसिस पे अब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी बच्चा? सेम वही वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी बाय वेवलेंथ तो l निकला है ना? हमने अब यहां पे क्या किया देखो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि जो v/2l है, ध्यान से देखो ऊपर फ्रीक्वेंसी क्या निकली थी? ऊपर अपने पास v/2l इज इक्वल टू फर्स्ट फ्रीक्वेंसी निकली थी, है ना? जो हमारे पास फंडामेंटल नोट की, फंडामेंटल हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी निकली थी, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या निकली थी? v/2l। तो मैंने सेकंड फ्रीक्वेंसी को v/2l से रिलेट कर दिया, तो वो कितना निकला? ट्वाइस ऑफ ν1 निकला कि नहीं? ये बात समझ में आई है सबको कि हमने क्या किया? जो v/l निकला था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, v/2l लिखा जो कि ν1 के इक्वल था, तो ट्वाइस ऑफ ν1 ν2 निकल गया। सॉर्टेड। Frequency of vibration of string becomes twice the fundamental frequency. The note so produces called second harmonic or first overtone. पहला क्या था? नोट। अब क्या बना है? ओवरटोन, या हमारा बना है सेकंड हार्मोनिक। क्लियर है? अब ऐसे ही थर्ड नॉर्मल मोड में क्या करूंगा? λ3 वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 3, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। λ3 इज इक्वल टू 2l/3। सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू डाल रहे हैं सिर्फ n की जगह। तो यहां से क्या पता चल रहा है बच्चे? जो वेवलेंथ है 2l/3 टाइम आ गया। 2l/3 मतलब l इज इक्वल टू 3λ/2। तो हमारे पास कितना बन रहा है? 3/2 मतलब 1.5, है ना? तो एक वेव पूरी होके और उसके बाद आधा पार्ट और उसमें ऐड हुआ है, यही बन रही है वेवलेंथ पूरी स्ट्रिंग के अंदर। तो अब ν3 जो निकलेगा वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, वेलोसिटी v, है ना? ये क्लियर है बच्चा? वेवलेंथ क्या था? 2l/3 और 3/v/2l अरेंज किया उसी फॉर्म में, और ये क्या है? ν1। तो ये क्या बन गया? अब हमारे पास एक और रिलेशन आ गया अपने पास, कौन सा? ν3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ν1, ν2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ν1, ν3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ν1। इसी को स्टैंडर्ड की तरह अगर चलाते जाएंगे
तो न्यू एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ न्यू वन आ जाएगा कि नहीं? बात समझ में आई है? ये हमारे पास क्या निकल गई है, जो भी फ्रीक्वेंसी निकलेगी वेवलेंथ ऑफ nth मोड ऑफ वाइब्रेशन की, इट विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक वाइब्रेशन। क्लियर है ये? फिर आता है पोजीशन ऑफ नॉड्स। देखो नॉड्स कहां कहां आएंगे बच्चे? इन nth नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन देयर विल बी n+1 नॉड्स। कितने निकलेंगे? n+1 नॉड्स। दीज नॉड्स आर लोकेटेड एट द डिस्टेंसेस, पहला x इज इक्वल टू 0 पे, l/n, 2l/n, 3l/n एंड सो ऑन l तक। फर्स्ट नॉर्मल मोड n इज इक्वल टू 1 पे, द नॉड्स आर एट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू l पे। पहला क्या हुआ, पहले पे x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l पे निकला, n इज इक्वल टू 1 के लिए, है ना। सेकंड कहां निकलेगा, n की वैल्यू 2 डालो इसमें, द नॉड्स आर एट x इज इक्वल टू 0, l/2 और l, यही निकल रहा था। तुम डायग्राम से अगर रिलेट करो तो क्लियरली दिख रहा है कि नहीं? जो पहले वाले में था, जब हमारा नॉड बना, कहां कहां बना, एक यहां पर और एक यहां पे, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l पे। जब n की वैल्यू हमने 2 डाली तो एक 0 पे, एक l/2 पे और एक फिर l पर। जब 3 डाली तो यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर 0 पे और x इज इक्वल टू l पे तो है ही, तो बीच वाले पॉइंट्स पे भी आ गया हमारे पास 2। क्लियर है? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था जैसे। तो इस तरीके से हमारे पास नॉड्स की पोजीशन आती रहेगी। और एंटी नॉड्स कहां आएंगे? इन द स्टैंडिंग वेव एंटी नॉड्स आर द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एंटी नॉड्स आर लोकेटेड इन बिटवीन द नॉड्स। तो l/2n, 3l/2n, 5l/2n एंड सो ऑन 2n-1/2n टाइम्स l। n की वैल्यू 1 डालेंगे, फर्स्ट नॉर्मल मोड आएगा, x इज इक्वल टू l/2 पे। सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो l/4 पे आएगा, 3l/4 पे आएगा। ये बात समझ में आ रही है? देखो हम कर क्या रहे हैं बच्चे, हम सिंपल जो ये नॉड्स और एंटी नॉड्स की वैल्यूज हैं उसमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख रहे हैं। नॉड्स के लिए हमारे पास सीधा क्या था फॉर्मूला, l/n, 2l/n, 3l/n अप टू सो ऑन l तक। एंटी नॉड्स का हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, जो एंटी नॉड्स का l/2n, 3l/2n, 5l/2n दिख रहा है, 1, 3, 5 अप टू सो ऑन, ऑड नंबर चल रहा है तो 2n-1 से रिप्रेजेंट किया। इसके अंदर n की वैल्यू 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो और कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी नॉड्स की पोजीशन आती रहेगी। क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें परेशानी? ठीक है बच्चे, लिख के करेंगे, समझ में या नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, तो बता देना, एक बार करके देखना हर बच्चे को। फिर आता है बच्चे लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। लॉ ऑफ लेंथ, frequency is inversely proportional to length. Next, law of tension, frequency is directly proportional to square root of tension. Law of mass, frequency is inversely proportional to mass. Law of diameter, frequency is inversely proportional to diameter. And law of density, inversely proportional to density. Combine किया, frequency is equal to 1/2l square root of t by m. क्लियर है बच्चे यहां तक? इसके आगे अपना टॉपिक है स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड, स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स। एनालिटिकल ट्रीटमेंट, देखो एनालिटिकल और उसका मैथमेटिकल का पता है। मैथमेटिकल में हम क्या करते हैं, पूरे उसको डिराइव करते हैं उस कंसेप्ट को। एनालिटिकल में हम सीधा सीधा सिर्फ समझते हैं चीजों को, थ्योरेटिकल बेसिस पे ज्यादा। देखो स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स कैसे होती हैं? सिंपल सा तुम्हें पता है, अगर जो मेरे पास मान लो ये पेन का ढक्कन है, मैं इसमें फूंक मारूंगा, थोड़ा बहुत कुछ अलग तरह का साउंड आएगा। बंद होता तो थोड़ा और अलग साउंड होता, खुला होता अलग होता। हमने कहां देखी ऑर्गन पाइप्स इस तरीके से? बांसुरी, है ना। दो तीन तरह की अलग अलग होती है, कोई क्लोज्ड भी होती है, कोई ओपन भी होती है, दोनों तरफ से। तो वो जो है ऑर्गन पाइप्स। अब ऑर्गन पाइप्स में ऐसा क्या है कि वहां से एक अलग टाइप का साउंड जनरेट हो रहा होता है। कहानी तो सारी एक ही है, किस चीज की? जैसा हम टॉपिक में कर रहे हैं तब से, क्या? इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के सुपर इंपोजिशन के। अगर इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव सुपर इंपोज करेंगी तो सुपर इंपोज करके एक नई तरह की वेव जनरेट होगी, वेव डेवलप होगी, और वही डेवलप्ड वेव हमें कुछ डिफरेंट टाइप का साउंड बताएगी। जैसे यहां पे अपने पास हम क्या बात करें, देखो ऑर्गन पाइप्स हैं क्या? एन ऑर्गन पाइप इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड, है ना। सिंपल सी बात है। तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव सेटअप इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज गिवन बाय s of xt। हमारे पास क्या है? -2r sin kx cos ओमेगा t। ये हमने निकाला था पहले भी। कैसे निकाला था याद करो, जब हमने क्या बात करी थी बच्चा?
जाने वाला साउंड और आने वाला साउंड 180 के फेस डिफरेंस पे दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तो एक नई वेव डेवलप होगी और उस नई वेव को हम रिप्रेजेंट करेंगे -2r sin kx cos ओमेगा टी से। ये पूरा एम्पलीट्यूड बन जाएगा और ये उसका कॉस के टर्म्स में बेसिकली ये उसका फंक्शन बन जाएगा। ये हमने किया था पहले टॉपिक में। अब अपने पास है एट द क्लोज्ड एंड। अब यहां हम क्या डाल रहे हैं, देखो कंडीशंस हैं सिर्फ। एट द क्लोज्ड एंड ऑफ द पाइप x की वैल्यू 0 रहेगी, है ना। क्लोज्ड एंड पे x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो यहां पे sin kx मस्ट बी इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास k की वैल्यू 0 आ गई, s की वैल्यू 0 आ गई है यहां पे, है ना। अगर मैं यहाँ पे sin kx को 0 डालूंगा तो मतलब ओवरऑल पूरे x की s की वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो मतलब क्या हुआ, अ नोड इज फॉर्म्ड। नॉट पता है आपने को ऑलरेडी क्या है, तो नॉट फॉर्म हो जाएगा एट द ओपन एंड ऑफ द पाइप। अब यहाँ एक चीज समझना बचा, जिस टाइम पे हमने x इज इक्वल टू 0 लिया, हमने स्ट्रिंग के केस में क्या लिया था, हमने जहां स्टार्टिंग थी ना वहां 0 लिया था और इधर l लिया था। हम अब इस केस में यहां से रेफरेंस स्टार्ट करें जहां से क्लोज्ड पाइप है, x इज इक्वल टू 0 और ओपन एंड की तरफ आते हुए टोटल जो हमारे पास लेंथ है s इज इक्वल टू l, ये ले ली हमने। s इज इक्वल टू l पे क्या होगा, एन एंटी नॉड इज टू बी फॉर्म्ड, दैट इज s क्या होना चाहिए वहां पे, मैक्सिमम होना चाहिए, सबसे ज्यादा साउंड वहां प्रोड्यूस हो रही होगी। तो है क्या, एंटी नॉड इज टू बी फॉर्म्ड, दैट इज s मस्ट बी मैक्सिमम। तो s मैक्सिमम कब होगा, जब sin की l मैक्सिमम होगा, और sin की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, +-1, है ना, +1 या -1 मैग्नीट्यूड में। तो sin 2n-1 π/2 यही रहता है 90 डिग्री का मल्टीपल, है ना। तो 90 डिग्री का मल्टीपल डालेंगे 2n-1 π/2, तो n की वैल्यू 1 2 3 जो भी डालते जाएंगे, तो kl इज इक्वल टू 2πl/λ। ये हमने कहां से किया, जब हम kx की वैल्यू को इक्वेट कर रहे हैं तो 2n-1 π/2 के साथ इक्वेट करते हैं, kl इज इक्वल टू 2πl/λ। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है बच्चे अपने पास। ये कहां था हमारे पास, kl इज इक्वल टू 2πl/λ, ये हमने पहले भी डिराइव किया था, याद करो, जिस टाइम पे एंगल के इस रिलेशन में। और यही वैल्यू 2n-1 π/2 आएगा कि नहीं, k की वैल्यू 2π/λ सब्स्टिट्यूट करी, पता है ना बच्चे सबको। ये k हमने क्या किया था, जहां हमारा वेव चैप्टर स्टार्ट हुआ था वहीं से हम k को 2π/λ से रिप्लेस करते आए हैं। ठीक है, तो यहां हमने वापस से 2π/λ लिखा और ये हमारे पास 2n-1 π/2 के साथ इक्वेट किया, तो लेमडा की वैल्यू आ गई है अपने पास 4l/2n-1। किसी को दिक्कत इसमें, आरुष पक्का समझ में आया? ठीक है, अंश बच्चा क्लियर है ना ये। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो बन गया ये अपना स्टैंडर्ड बन गया, ये सेम वैसी ही कहानी चल गई है जैसी हमारे पास स्ट्रिंग के केस में थी। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, λ1 which is equal to wavelength of the standing wave, तो λ1 is equal to 4l/2 into 1 - 1, क्या करें, n की वैल्यू डाल रहे हैं। अब हम देखो हर डेरिवेशन के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा बच्चे, एक n की टर्म्स में वैल्यू निकाली, फर्स्ट नॉर्मल मोड, सेकंड नॉर्मल मोड, थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। हर बार क्या करना है, n की वैल्यू 1 2 3 करके सब्स्टिट्यूट करते चलते। तो पहले n की वैल्यू 1 डाली तो 4l आया, 4l आने का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ अगर 4l आया है मतलब हमारे पास वेवलेंथ 4 गुना बड़ी है किससे, लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप से। तो मतलब सिर्फ 1/4 हिस्सा ही वेव का ऑर्गन पाइप के अंदर आ सकता है, यही बात बनी, है ना। क्रेस्ट का भी आधा हिस्सा या ट्रफ का भी आधा हिस्सा, तो ये 1/4 पार्ट ही है जो उस ऑर्गन पाइप के अंदर आएगा। क्लियर बात है ये। तो L कितना निकल गया, वेवलेंथ बाय 4। सॉर्टेड है बच्चा। फिर हमारे पास इसी के लिए अगर जो मैं फ्रीक्वेंसी निकालता हूं तो L निकल गया हमारे पास, चलो λ/4। अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालता हूं तो वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, वेलोसिटी बाय 4l। तो फ्रीक्वेंसी निकला वेलोसिटी बाय 4l। सॉर्टेड है, ये v1 निकला है। अब सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में हम क्या करेंगे भाई, n की वैल्यू 2 डाल दो, सीधा सीधा फॉर्मूला था λ इज इक्वल टू 4l/2n-1, n की जगह 2 डाला तो हमारे पास क्या हुआ, 4l/3 बन गया। ये सिंपल कैलकुलेशन है। L की वैल्यू निकली 3λ/4। 3λ/4 मतलब 75% ऑफ वेव चली गई अंदर, यही हुआ ना। एक क्रेस्ट बना और ट्रफ का आधा हिस्सा वेव के अंदर, उसके अंदर ऑर्गन पाइप के अंदर बनेगा, यही हुआ 3/4 का मतलब। अब ये बनने के बाद अगर इसी की टर्म्स में फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं तो फ्रीक्वेंसी निकल सकती है। ऐसे ही थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में निकालूंगा λ3, क्या निकलेगा बच्चे, 2 × 3 - 1 दैट इज 4l/5, तो 5λ/4 आ गया। 5λ/4 सीधा से इस तरीके से दिखेगा, है ना।
क्लियर है ये बात? इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, जो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला था जो हमने शुरू में निकाला है, ये लैम्डा इज इक्वल टू 4l ओवर 2n माइनस 1, सिर्फ n की वैल्यू 1, 2 और 3 ऐसे करके सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और ये सब्स्टिट्यूट करते हुए हमारे पास देखो फ्रीक्वेंसीज क्या निकल रही है, ν3 इज 5 टाइम्स ऑफ ν1। तो अगर मैं सीधा सीधा कंपेयर करूं, सीधा सीधा अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ν3 5 टाइम्स निकली है, तो ν n क्या निकलेगी, 2n माइनस 1 इंटू v ओवर 4l। v ओवर 4l क्या है, v बाय 4l इज द वैल्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन की वैल्यू v बाय 4l थी, 2n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आई है ये बात? तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला फ्रीक्वेंसीज को रिलेट करता हुआ बन गया। डन। ऑर्गन पाइप्स का कंसेप्ट क्लियर है ये वाला। अब हम एक ऐसी ऑर्गन पाइप लेते हैं जो ओपन ऑर्गन पाइप है, दोनों तरफ से खुली। अगर दोनों तरफ से ओपन है, देखो लेमडा की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2l/n। इसकी डेरिवेशन नहीं है, एनालिटिकल मेथड है, सिर्फ एनालिटिकल ही सिलेबस में है, तो डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला पे चलेंगे। यहाँ पर क्या है, सेम वही कहानी भाई, एक वेव जा रही है, एक वेव आ रही है। अब तुम कहोगे ये रिफ्लेक्ट करके कहां से आ रही है, आगे स्पेस नहीं है, विद इन जो बाउंड्री है उसी के अंदर भी तो साउंड रिफ्लेक्ट कर रही होंगी, तो वही रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट जो साउंड वेव्स जा रही हैं वो सुपर इंपोज होके कोई नया साउंड जनरेट कर रही है। ये बात समझ में आई है? जैसे एग्जैक्टली एक्को क्रिएट होती है, रिवर्बरेशंस क्रिएट होती है, उसमें भी तो यही होता है ना? समझ में आई ये बात? तो जो हमारे पास ऑर्गन पाइप की वॉल्स हैं, जो बाउंड्री है, वहीं से रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रेज आपस में सुपर इंपोज कर रही है। डन। तो उसकी जो वेवलेंथ का रिलेशन बनेगा वो क्या निकलेगा, 2l/n, n की वैल्यू 1, 2, 3 इस तरीके से डलेंगी। फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन lambda 1 बी द वेवलेंथ फॉर n इज इक्वल टू 1, lambda 1 इज इक्वल टू 2l/1, l की वैल्यू lambda/2। साफ साफ पता चल रहा है भाई, lambda/2 मतलब आधी वेव है ना, या तो पूरा क्रेस्ट होता है या पूरा ट्रफ होता है, या आधा क्रेस्ट आधा ट्रफ। समझ में आया? फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी, v बाय लैम्डा दैट इज v बाय 2l, तो फ्रीक्वेंसी निकल गई है v बाय 2l, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल नोट, ये क्या बना हमारा, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल नोट। फिर सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो lambda2 इज इक्वल टू 2l/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो l बन गया। तो फ्रीक्वेंसी जो आई वो क्या आई, v बाय lambda2 विच इज v बाय l। ν2 मतलब क्या करें, सेकंड फ्रीक्वेंसी के अंदर वैल्यू डालते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि हमारे पास ये जो बना v बाय 2l, ये क्या बन गया, ν1, तो ट्वाइस ऑफ ν बन गया, सीधा सा बन गया। सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। फिर आता है थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, lambda3 इज इक्वल टू 2l/3, l इज इक्वल टू 3 lambda/2। फ्रीक्वेंसी कितनी निकली, v बाय lambda3, v बाय 2l/3 और 3v बाय 2l, वो कितनी बनी, 3 टाइम्स। सीधा सीधा दिख रहा है, जो nth के लिए बनेगी क्या बनेगी, n टाइम्स। सिंपल है बच्चा। देखो इसके अंदर डेरिवेशंस और नहीं है कुछ, ये सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज जो है उसके अंदर सिर्फ हम n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करते हैं, आता होना चाहिए सबको। ओवरटोन क्या होती है, हार्मोनिक्स क्या है, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, फंडामेंटल नोट। फंडामेंटल समझ रहे हो क्या है, फंडामेंटल नोट है जब n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट हो रही है, ओवरटोन बन रहा है जब n की वैल्यू 2, 3 और आगे बनती जाएंगे। क्लियर है? फिर अपने पास टॉपिक आता है बच्चा बीट। देखो बीट का मतलब क्या होता है, बीट बेसिकली क्या है, ऑल्टरनेट वाइब्रेशंस इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ऑल्टरनेट वाइब्रेशंस का मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो कि बहुत अलग नहीं है, थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वाली वेव को हम अगर पीरियोडिकली कॉन्टिन्यूसली छोड़ देते हैं, वो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद कोई ऐसा फेस आएगा जब वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिंक करेंगे, मतलब इन फेस आ जाएंगे। जैसे यहां देखो, इस डायग्राम पे ध्यान दो, समझ में आएगा। यहां पर अपने पास ऊपर वाली वेव दिख रही है बच्चा, ठीक है, एक ये वेव है और एक ये वेव है ना, ऐसा। अब ये जब वेव्स एक दूसरे के साथ सिंक करेंगी किसी पॉइंट पे, देखो जरा, ठीक है, इन दोनों पे ध्यान देना अभी एक बार। जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ सिंक कर रही हैं, देखो यहां क्रेस्ट और यहां क्रेस्ट, लेकिन एग्जैक्ट एक लाइन में नहीं है दोनों, थोड़ा सा फर्क है। लेकिन आते आते कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां दोनों के नॉट सेम है। ये समझ में आई ये बात? तो यहां पे अपने पास बचे दो वेव्स हैं,
दोनों वेव्स के अंदर अगर तुम ध्यान से देखो तो दोनों की फ्रीक्वेंसी में बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर यहां पे देखो तो ये हल्का सा इधर उधर का फर्क आ रहा है ना? लेकिन इन दोनों के अंदर भी कोई एक पॉइंट ऐसा है जहां पर ये दोनों के दोनों सिंक कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट दिख रहा है, दोनों का नॉड जो है वो सेम पॉइंट है। ऐसे ही कोई एक और फर्दर पॉइंट आएगा जहां पर दोनों का एंटी नॉड भी सिमिलर एक पॉइंट पर आएगा। नीचे वाली इस थर्ड वेव में देखो जहां पर ये सिंक करके मैंने हाईलाइट किया हो थोड़ा सा, यहां पर क्रेस्ट पे क्रेस्ट है, ट्रफ पे ट्रफ है, बिल्कुल सिंक नहीं है, फ्रीक्वेंसी सिंक नहीं है, लेकिन क्रेस्ट और ट्रफ है, सेम चल रहा है। यहां पे आते आते ये ऑलमोस्ट सिंक कर गए एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, फिर आउट ऑफ सिंक हुए और फिर जाकर आगे फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां ये एकदम एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली सिंक कर जाएंगे। और बीच में कोई पॉइंट ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल आउट ऑफ सिंक हो गए हैं। दिख रहा है? ये बात समझ में आ रही है? तो एक पॉइंट ऐसा जहां पर ये बिल्कुल आउट ऑफ फेस हो जाए, एक पॉइंट जहां पर वो एग्जैक्टली बिल्कुल एक दूसरे के साथ सेम फेस में आ जाए, जीरो फेस डिफरेंस पे आ जाए। तो जहां जीरो फेस डिफरेंस पर आएंगे वहां बीट जनरेट हो जाएगी। ठीक है? और ये जो बीट है ये पीरियोडिक रहेगी, ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हर बार खुद को रिपीट करती जाएगी। दिस इज बीट फॉर्मेशन। तो ये कुछ अलग टॉपिक नहीं है। बीट बेसिकली क्या है हमारे पास? बीट एक सुपर इंपोजिशन वाला ही फिनोमेना है। इसके अंदर अपने पास है, लेट अस कंसीडर टू वेव्स। पहले एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ो वापस से। द फिनोमेना ऑफ ऑल्टरनेट वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड विद time at a particular position when the two sound waves of nearly equal frequencies and amplitude traveling in the same direction superimpose on each other is called beat. बात समझ में आई? तो सेम सुपरइम्पोजिशन का ही फिनोमेना है कि एक सर्टेन पीरियोडिक, बेसिकली पीरियोडिक तो होगा ही होगा ऑब्वियसली ना, वरना अगर जो पीरियोडिक नहीं होगा तो वो बीट का लॉजिक नहीं है, वो क्या बन जाएगी? नॉइस बन जाएगी कि कभी साउंड आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, उसको हम यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। बीट्स एग्जैक्टली एक सर्टेन टाइम के बाद, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस एक फिक्स टाइम के बाद वो आपस में इन फेस और आउट फेस जाते जाएंगे। तो हमारे पास इफ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम एट t is equal to 0, one beat is said to be formed when the intensity become maximum again after becoming minimum once in between. क्या हुआ? मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम और फिर मैक्सिमम, तो एक बीट बन गई। समझ में आ गई? एनालिटिकल मेथड ये समझ में आया। हमने क्या किया है? हमने स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज न्यू1 न्यू2 के साथ ट्रैवल करती हुई दो वेव्स कंसीडर करी, S1 r sin ओमेगा 1t r sin 2 pi nu1t, S2 r sin ओमेगा 2t r sin 2 pi nu t। ये हमने दो वेव्स कंसीडर कर ली। अब अपने पास अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट s एट द सेम टाइम क्या रहेगा बच्चा? दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड किया, सेम सुपरपोजिशन वाला कंसेप्ट चल रहा है कि नहीं? दोनों को ऐड किया, r sin 2 pi nu1t plus r sin 2 pi nu2t, r कॉमन, sin 2 pi nu1t plus 2 pi nu2t, ये बना। अब sin c plus sin d का फॉर्मूला 2r cos pi nu1 minus nu2 into t, पता है ना ये cos c minus d by 2 sin c plus d by 2, सीधा सीधा अपना ट्रिग्नो वाला ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, sin pi nu1 plus nu2 by 2, डन। इस जो कांस्टेंट वैल्यू आ गई है हमारे पास, इस पूरे को हम क्या लिख लेते हैं? a। ये हमारे पास क्या बन गया? a। और जो बाकी है sin pi nu1 plus nu2 into 2t, ये बन गया। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2r cos pi nu1 minus nu2 into t। कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे जो एम्पलीट्यूड रहेगा। तो एम्पलीट्यूड a विल बी मैक्सिमम व्हेन cos pi nu1 minus nu2 is into t is maximum। मैक्सिमम कब आएगा बच्चे? +-1। और cos की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? n पाई पे, 0 डिग्री पे, 180 पे, 360 पे। तो सीधा सीधा k पाई लिख लें इसे, है ना? k की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी। तो इक्वेट किया हमने यहां से k पाई, t की वैल्यू निकाल दी k ओवर nu1 minus nu2। कोई दिक्कत किसी को? Hence the amplitude of resultant wave and therefore resultant intensity of sound will be maximum at the time जब t की वैल्यू 0 होगी। t की वैल्यू 0 डाल देंगे तो क्या निकलेगा? 1 ओवर nu1 माइनस nu2। पहली तो ये, जब हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे k की वैल्यू एक बार 0 डाल दो, एक बार 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, ये वैल्यूज आ जाएंगी कि नहीं? एक बार 0 डाला तो t 0, फिर 1 डाला, 1 ओवर nu1 माइनस nu2, 2 ओवर nu1 माइनस nu2, 3 ओवर nu1 माइनस nu2। ये हमारे पास जब जब बीट बनेगी तब तक का टाइम पीरियड आ गया। डन।
टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव मैक्सिमा ऑफ साउंड, तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर दो। जो पहली दो बीट बनी है, एक बार टी इज इक्वल टू 0 पे और एक 1/ν1 माइनस ν2 पे, दोनों को माइनस करेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ द बीट आ जाएगा। दोनों को हमने माइनस किया तो 1/ν1 माइनस ν2 आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, रेसिप्रोकल, तो सीधा रेसिप्रोकल हुआ तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा बना ν1 माइनस ν2। कोई परेशानी इसमें? अगेन द एम्पलीट्यूड ए विल बी मिनिमम। मिनिमम कब होगा भाई, जब cos पाई की वैल्यू 0 होगी, है ना। 0 कब होती है, 0 कब होती है बच्चे, जिस टाइम पे हमारे पास क्या रहेगा 90 पे, है ना, n/2 मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल्स के ऊपर। तो cos पाई ν1 माइनस ν2 टाइम्स t इज इक्वल टू cos 2k + 1 π/2। ये 2k + 1 π/2 क्यों लिखा है, ऑड मल्टीपल दिखाने के लिए। k की वैल्यू 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, तो यहां पे हमारे पास हर बार क्या आएगा, cos 90 की वैल्यू 0 बनती जाएगी। पाई ν1 माइनस ν2 टाइम्स t इज इक्वल टू 2k + 1 π/2। t की वैल्यू निकल गई 2k + 1 ओवर ट्वाइस ऑफ ν1 माइनस ν2। डन है बच्चा। इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल बी मिनिमम एट टाइम, कब कब, k की वैल्यू 0 डालेंगे तो 1/2 ν1 माइनस ν2, है ना। यहाँ k की वैल्यू 0 डाल दी, फिर एक बार डाला 1 तो 2 × 1 + 1 3 ओवर ट्वाइस ऑफ ν1 माइनस ν2, फिर 5/2 ν1 माइनस ν2 एंड सो ऑन। टाइम इंटरवल कितना बनेगा बच्चे दोनों के बीच में, टू सक्सेसिव मिनिमास के बीच में। पहले और दूसरे वाले को माइनस कर देते हैं, माइनस किया तो क्या आया 1/ν1 माइनस ν2। ध्यान से देखो जो ये टाइम पीरियड निकला है दो मिनिमास के बीच में और दो मैक्सिमास के बीच में, वो सेम है कि नहीं, तो बिल्कुल पीरियोडिक है, दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज भी सेम आएंगी। डन है ये। तो नंबर ऑफ बीट्स जो बनेंगे हमारे पास, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, वो आएगा डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ सोर्सेस ऑफ साउंड। क्लियर है बच्चा। अब इसके बाद आता है देखो डोपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। डोपलर इफेक्ट की डेरिवेशन नहीं है, सीधा ये फॉर्मूला है, सिर्फ नोट डाउन कर लेना इसे। पहले तो डोपलर इफेक्ट को समझते हैं क्या। देखो डोपलर इफेक्ट बेसिकली हमारे पास होता है जिस टाइम पे सोर्स और लिसनर के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है। अब इस कंसेप्ट को कैसे समझे रिलेटिव वेलोसिटी को, एक सिंपल समझो बच्चा। अगर हम खड़े हैं और थोड़ी सी दूरी पे कोई ट्रेन खड़ी है और वो अपना वो हॉर्न बजा रही है, तो वो जो साउंड है हमें सुन रहे किस तरीके से, जिस फ्रीक्वेंसी जिस वेलोसिटी के साथ साउंड एयर में ट्रैवल करेगा उसके साथ साउंड हमारे तक पहुंच रहा है। अब दूसरा केस लेते हैं, अब ट्रेन हमारी तरफ आ रही है और अब हॉर्न बजा रही है, साइड में खड़े हैं, ट्रैक पे नहीं खड़े, शोर तो सुनेगा ही, ठीक है। तो अब क्या सेम फ्रीक्वेंसी के साथ सेम वेलोसिटी के साथ साउंड पहुंचेगा, नहीं होगा, डिफरेंट होगा, है ना, क्योंकि अब उसकी वेलोसिटी भी साउंड की वेलोसिटी में ऐड होकर हमारी तरफ आ रही है। और अगर ट्रेन दूर जा रही है और तब हॉर्न बजा रही है तो अलग तरह का सुनेगा, क्योंकि अब रिलेटिव वेलोसिटी घट गई है, क्योंकि वो दूर जा रही है हमसे, है ना। और अगर मैं अपनी गाड़ी में हूं, मैं उस तरफ जा रहा हूं, ट्रेन उस तरफ जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी और डिक्रीज हो गई है। ये तो ऐसे ही होगा ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती तो क्या होता भाई, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती तो बढ़ जाती। हम अब दूर दूर जा रहे हैं दोनों केसेस में, तो साउंड उधर से इधर आना है, मैं दूर जा रहा हूं वो भी दूर जा रहा है, तो कंपैरेटिवली डिफरेंट आएगा नहीं। हर केस में जब भी रिलेटिव मोशन हो रहा है वहां पर एपरेंट वेलोसिटी आ रही है कि नहीं, एग्जैक्ट वेलोसिटी तो नहीं है। तो जब भी ऐसा केस होता है उस फिनोमेना को डोपलर इफेक्ट ने समझाया था। डोपलर इफेक्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू डोपलर इफेक्ट, whenever there is a relative motion between a source of sound, the listener and the intervening medium, बीच की मीडियम में भी अगर कोई मूवमेंट है, the apparent frequency of sound heard by the listener is different from the actual frequency of sound emitted by the source. Clear है? And that apparent frequency is given by nu plus nu m minus vl, sorry, v plus vm minus vl over v plus vm minus vs times nu. v क्या है बच्चा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, जब स्टेशनरी था सब कुछ। vl क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिसनर। vs क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, जैसे ट्रेन जब चल पड़ी अगर। vm क्या है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, अगर बीच की एयर मूव कर रही होती किसी डायरेक्शन में। न्यू क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और न्यू डैश क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ में आ गई है। तो सीधा सीधा बस हमें ये क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, वेलोसिटी of sound plus velocity of medium minus velocity of listener whole divided by velocity of sound plus velocity of medium minus velocity of sound
होल टाइम्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है ये? फिर देखो अब इसके अंदर क्या है, ये वाली बात समझ में आ गई है बच्चा? ठीक है, इसी के बाद हमारे पास कुछ ये क्वेश्चन है बच्चा, इसी टॉपिक के बेसिस पे ये हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा। एनसीईआरटी फाइल हो गई, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज हो गए, हर बच्चा लगाएगा और उसको फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे। बाय।